Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to video lecture series for course number 301 Physical Geography. We will continue our discussion from the book Geosystems by Robert Christopher Sun, and we will be discussing the topics from chapter number 8, which is weather. In the previous lecture we have discussed the definition of weather, some essential elements of weather, the definition of meteorology and different types of air masses, and today we will continue with the discussion of atmospheric lifting mechanism. So if we see what atmospheric lifting mechanism is, so it basically means that the air, जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो हवा है, उस हवा का ऊपर जाने का जो अमल है वो किन वजूहात की बिना पे होता है, तो वो एटमॉस्फेरिक लिफ्टिंग मेकानिज़म कहलाता है. व्हेन द एयर मूव्स अपवर्ड्स टूवर्ड्स द upper part of troposphere. So why this lifting of the air takes place? So the lifting या हवा का ऊपर जाना, it depends upon 4 processes, and those 4 processes are convergent lifting, convectional lifting, orographic lifting and frontal lifting. So first discuss these 4 types of lifting mechanisms briefly. Convergent lifting takes place when 2 air masses or 2 or more air masses move towards each other. एक दूसरे की तरफ जब हवा के masses move करते हैं तो ultimately जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो they will move upwards. तो ये convergent lifting है, जब हवा एक दूसरे की तरफ मूव करे, when the air masses move towards each other and then ultimately the air rises. This is convergent lifting. Then convectional lifting. This is the type of lifting which takes place due to the heating of the surrounding and the surface. के अर्थ सरफेस बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया टेम्परेचर की वजह से, उसकी वजह से हवा ऊपर राइज कर जाती है, तो वो कन्वेक्शनल लिफ्टिंग है. ओरोग्राफिक लिफ्टिंग पहाड़ों की वजह से या स्लोप की वजह से, कहीं पर भी ऊंचाई पे स्लोप जाए या कोई माउंटेन हो, तो जब हवा उस माउंटेन की तरफ मूव करेगी तो अल्टीमेटली along with the mountain the atmosphere or the air will rise. So इस राइजिंग मैकेनिज्म को कहते हैं ओरोग्राफिक लिफ्टिंग. ओरो मीन्स माउंटेन. एंड फ्रंटल लिफ्टिंग, जहाँ पर 2 एयर मासेस हों और जिनका टेम्परेचर या जिनका प्रेशर डिफरेंट हो, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से एक एयर मास दूसरे को ऊपर की तरफ पुश कर देगा. सो दैट इज़ फ्रंटल लिफ्टिंग बिकॉज इट इज़ टेकिंग प्लेस एट एयर फ्रंट. एयर फ्रंट इज़ द बॉर्डर बिटवीन 2 types of air masses. So these are the illustrations. There it shows convergent lifting, कि किस तरह से दो एयर मासेस एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और जब एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो अल्टीमेटली द एयर विल मूव अपवर्ड्स. और यहाँ पर कन्वेक्शनल लिफ्टिंग है कि ज़मीन हीटअप हो गई, एनवायरनमेंट हीटअप हुआ तो हवा राइज़ कर गई. और ये हवा की एक क्वालिटी है कि व्हेन इट हैज़ मोर एनर्जी, व्हेन इट हैज़ मोर हीट, जब वो गर्म होगी तो वो हमेशा राइज़ करेगी. देन दिस इज़ ओरोग्राफिक, कि हवा पहाड़ की तरफ मूव कर रही है तो द एयर इज़ राइजिंग. दिस इज़ ओरोग्राफिक लिफ्टिंग. और ये फ्रंटल लिफ्टिंग है कि यहाँ पर एक एयर मास है जो कि ठंडा एयर मास है, कोल्ड एयर मास, और यहाँ पर वार्म एयर मास है. ये दीज 2 आर मीटिंग एंड इनके मीटिंग की वजह से, मिलने की वजह से दिस वार्म एयर इज़ राइजिंग. सो दिस इज़ फ्रंटल लिफ्टिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग in detail about convergent lifting. कि firstly convergent lifting उन areas में होगी जहाँ पर low pressure होगा, because an area which has low pressure it attracts air from the surrounding areas. तो जब surrounding areas से हवा low pressure area की तरफ move करने लगेगी तो फिर वो process कहलाएगा convergence. Convergence means meeting of different things at one point. सो यहाँ पर लो प्रेशर हुआ, लो प्रेशर की वजह से इसने अट्रैक्ट किया अपने चारों तरफ से हवाओं को, और इसकी वजह से जब चारों तरफ से हवाएं आईं और व्हेन दे कोलाइडेड विद ईच अदर और व्हेन दे मेट विद ईच अदर द एयर स्टार्ट्स राइजिंग. तो जब भी हवा राइज करेगी वो लिफ्टिंग मैकेनिज़्म होगा या लिफ्टिंग ऑफ द एयर होगा.
Now as you can see here, convergent type of lifting is more common in equatorial region. क्योंकि इक्वेटर पे हमने पढ़ा था, वहाँ पे ITCZ था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. तो दिस इज़ द एरिया विच इज़ नेम्ड बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस. यहाँ पे हमेशा कन्वर्जेंस होती है कि सब इक्वेटर के सराउंडिंग एरियाज से हवाएं इक्वेटर के लो प्रेशर की वजह से उस तरफ अट्रैक्ट होती हैं. एंड वाई इक्वेटर हैज़ लो प्रेशर? बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट सन रेज़. वहाँ पर एटमॉस्फेयर हीट अप हो जाता है, तो इनिशियली वहाँ पे कन्वेक्शनल लिफ्टिंग होती है कि वार्म एयर है तो द वार्म एयर इट रोज़, हमेशा गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज़ करेगी. तो इक्वेटर की गर्म हवा ऊपर जब राइज़ कर जाती है तो इक्वेटर की सरफेस पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है. एंड व्हेन इट हैज़ लो प्रेशर इट अट्रैक्ट्स विंड फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज. सो कन्वर्जेंट lifting is common in equatorial areas, in equatorial region. Now the convectional lifting, this is the type of atmospheric lifting because of the heating of the surrounding. कि जब लैंड सरफेस हीट अप हो जाए तो उसके हीट अप होने की वजह से जो लैंड सरफेस के ऊपर की हवा है दैट ऑल्सो हीट्स अप. और हमेशा जब हवा हीट अप हो जाएगी या वार्म अप हो जाएगी तो इट विल ऑलवेज राइज. सो दिस इज़ कन्वेक्शनल लिफ्टिंग. और इसके अंदर एक और प्रोसेस होता है कि व्हेन द एयर इज़ मूविंग फ्रॉम अ मॉइस्ट रीजन टू अ ड्रायर रीजन और अ वार्मर रीजन, तो वहाँ पे जब हवा ट्रैवल करेगी एक निस्बतन ठंडे इलाके से थोड़े से गर्म इलाके की तरफ, तो जब वो हवा उस गर्म इलाके में गई तो वो हवा भी गर्म हो गई. एंड व्हेन द एयर is warmed up it is full of energy, and when it is full of energy it will rise. So this is convectional lifting, the lifting due to warming up, the lifting due to heating up of the atmosphere. So पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्टिनेंटल एरियाज़ हैं लाइक पंजाब के अंदर जितनी भी बारिशें होती हैं उनमें ज़्यादातर एरियाज़ के अंदर कन्वेक्शनल लिफ्टिंग की बारिश होती है, where the atmosphere is lifting because of the heating up of the atmosphere, heating up of the land surface. As you can see in this picture that this area is kind of a plain area and there are no mountains seen. और इसी plain area के अंदर जब ज़मीन heat up हुई है और surrounding areas से हवा यहाँ पे travel होके आई तो वो हवा rise हो गई. So this is convectional lifting. Now let's talk about the orographic lifting. As I have told earlier that oro means mountain, so the atmospheric lifting which takes place due to the presence of a mountain. जब हवा किसी भी माउंटेन की तरफ, किसी भी ऊंचे हाई स्लोप एरिया की तरफ मूव करेगी तो अल्टीमेटली इट विल राइज. Here it is shown in this picture that these are the wind moving towards the mountain. और ज़ाहिर है जब वो पहाड़ की तरफ हवा मूव करेगी तो हवा राइज होगी लाजमी. सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस लिफ्टिंग द एयर बिकम्स मॉइस्ट एंड कूल और यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है. उसके बाद जब टॉप तक हवा जाती है और बहुत सी हवा का बहुत बड़ा हिस्सा क्लाउड बना लेता है तो दूसरी तरफ जब हवा दूसरी तरफ जाने लगती है तो इट बिकम्स ड्रायर एंड इट बिकम्स कंपैरेटिवली वार्मर. इसी वजह से ओरोग्राफिक लिफ्टिंग के अंदर दो टर्मिनोलॉजीज़ हमारे पास होती हैं, द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन. ये हर उस पहाड़ी इलाके में जहाँ पे ये फिनोमिनन आपको ओरोग्राफिक लिफ्टिंग का मिलेगा वहाँ पे ये दो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, स्पेशली उन माउंटेंस के अंदर जो कि प्रिवेलिंग विंड को फेस करती हो, यानी कि माउंटेन का रुख हवा के रास्ते में हो. Like the wind is flowing in a direction and the mountain is trying to block the wind direction. हवा को ब्लॉक करने वाली डायरेक्शन में हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में माउंटेन्स हो, तो वहाँ पर ये फिनोमिनन ओरोग्राफिक लिफ्टिंग का स्ट्रॉन्ग हो जाता है. सो जो साइड माउंटेन की जो साइड हवा को फेस करती है दैट साइड इज़ कॉल्ड एज विंडवर्ड साइड. और ये विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन ये हमेशा मॉइस्ट होती है, इसके अंदर प्लेजेंट क्लाइमेट होता है, रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा होती है और ग्रीनरी भी ज़्यादा होती है. कंपैरेटिवली जो लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन है ये साइड ड्रायर होती है और इसमें कंपैरेटिवली वार्मर या हॉटर
टेम्परेचर यहाँ पे मिलता है। इट्स बिकॉज कि हवा के अंदर जो माउंटेन की तरफ जो पहली हवा आ रही है, दिस प्रिवेलिंग विंड फ्रॉम हियर, ये हवा जब राइज़ करती है तो ये अपनी ज़्यादातर अच्छी वाली एनर्जी क्लाउड में कन्वर्ट कर देती है, और फिर जब दूसरी तरफ जाती है तो दीज आर काइंड ऑफ ड्राई विंड। इसीलिए विंडवर्ड साइड में हमेशा आपको ग्रीनरी मिलेगी, लीवर्ड साइड पे आपको ड्राइनेस मिलेगी। एंड देयर इज़ अ फैक्ट दैट दुनिया के जो कुछ मशहूर डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान, वो लीवर्ड साइड पे मौजूद हैं। वन ऑफ द फेमस एग्जांपल इज़ एटाकामा डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिकन एटाकामा डेजर्ट एंडीज़ माउंटेन, वहाँ का एक फ़ेमस माउंटेन रेंज है एंडीज़ माउंटेन, उसके लीवर्ड साइड पे मौजूद है, और लीवर्ड साइड पे होने की वजह से ही वहाँ पे एटाकामा डेजर्ट बना है। एंड एटाकामा डेजर्ट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। लीवर्ड साइड is also called as the rain shadow area, क्योंकि यहाँ पर रेन नहीं होती, जबकि this side, the windward side, it receives rainfall. So this is the rainy side and this is the rain shadow area. So here is a special type of wind and that is called as the Chinook wind, and this is the wind named for the wind which flows in the leeward side. जो रेन शैडो एरिया पे, जो लीवर्ड साइड पे जो हवा आती है, उसे नॉर्थ अमेरिका के अंदर चिनूक विंड्स कहा जाता है। नाउ फ्रंटल लिफ्टिंग, द टर्म फ्रंट लिटरली मीन्स बॉर्डर, और जिस तरह से ज़मीन पे हम बॉर्डर्स बनाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान, इसी तरह से हवा के डिफरेंट मासेस, एयर मासेस के बीच में भी बॉर्डर होता है, एंड दोज बॉर्डर बिटवीन द एयर मासेस are called as air fronts। और फ्रंट की टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट विल्हेम जर्कनेस ने। सो एट द फ्रंट बिटवीन टू एयर मासेस, वन विल हैव कोल्डर टेम्परेचर, द अदर वन विल हैव वार्मर टेम्परेचर। ये एक फैक्ट की बात है कि जब दो एयर मासेस होंगे तो उनमें लाजमी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता तो वो यकीनन एक ही एयर मास होता। सो द कोल्डर एयर मास, उसका जो फ्रंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ कोल्ड फ्रंट, और जो वार्मर एयर मास है उसके बॉर्डर को कहते हैं वार्म फ्रंट। सो हियर वी हैव सेट के एक फ्रंट पे दोनों टाइप के एयर मासेस होंगे, कोल्ड एयर मास भी और वार्म एयर मास भी। देन वाई वी हैव दीज नेम्स, लाइक एट अ टाइम एक फ्रंट का नाम या तो कोल्ड फ्रंट होगा या वार्म फ्रंट होगा। एंड वाई इज़ दैट सो? इट्स बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। अगर किसी फ्रंट पे कोल्ड एयर मास मूव करेगी और वार्मर एयर मास कंपैरेटिवली स्टैटिक होगी, दैट टाइम द फ्रंट विल बी कॉल्ड एज कोल्ड फ्रंट। और अगर एक फ्रंट पे कोल्ड एयर मास स्टैटिक है, पैसिव है, ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, बल्कि वार्मर एयर मास जो है वो एडवांस कर रहा है, वो मूव कर रहा है, एट दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज वार्म फ्रंट। तो इन फ्रंट की नेमिंग जो है एयर मासेस की मूवमेंट पर डिपेंड करती है। जो एयर मास लीड करेगा या जो एयर मास ज़्यादा मूव करेगा, स्ट्रांगली मूव करे, उसी का नाम दिया जाएगा उस फ्रंट को। सो इन अ कोल्ड एयर मास, इन अ कोल्ड फ्रंट, सॉरी, इन अ कोल्ड फ्रंट द कोल्डर एयर मास will advance, and in a warmer front the warmer air mass will move, the warmer air mass will lead from the front. So here is the diagram which shows the cold front, और यहाँ पर ये left side वाला cold air mass, this is advancing, this is moving, और map के अंदर cold air mass को denote किया जाता है a line with triangular spikes। ये ट्राइंगुलर स्पाइक्स आपको नज़र आएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये ब्लू कलर से ही हो, इट कैन बी ब्लैक एट टाइम्स इन केस ऑफ ब्लैक एंड वाइट मैप्स। अदरवाइज़ क्योंकि ये कोल्ड हैं, आइस को डिनोट कर रहे हैं, सो इट्स जनरली ब्लू इन कलर। सो विद ट्राइंगुलर स्पाइक वी हैव कोल्डर एयर मास, द कोल्ड फ्रंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ दीज स्पाइक्स will show the direction of the movement of the air mass। यहाँ पर direction right की तरफ है, that means this colder air mass is moving towards the right।
while this warm air mass it is relatively static. लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए कोल्डर एयर मास और वार्मर एयर मास के अंदर, तो राइज़ करने की एबिलिटी वार्म एयर मास के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है. सो हेयर दिस एयर मास इज़ पुशिंग द वार्मर एयर मास, उसके नतीजे में वार्मर एयर मास राइज़ कर रहा है. और यहाँ पर आपको एक स्पेशल टाइप का क्लाउड नज़र आ रहा है जिसे कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. सेक्शन 7 के अंदर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. ये वो क्लाउड होते हैं जो कि थंडर स्टॉर्म, गरज चमक के साथ बारिश लेकर आते हैं. और उस क्लाउड का शेप एनविल शेप, ये इसकी प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड टॉप से एनविल शेप का होता है. एंड नाउ यू कैन सी द रीज़न वाई दैट इज़ एनविल शेप्ड. इट्स बिकॉज ऑफ द कोल्ड फ्रंट. कोल्ड फ्रंट का जो स्लोपी स्ट्रक्चर है, इस स्लोप की वजह से क्यूमुलोनिम्बस का शेप एनविल की शेप का हो जाता है. नाउ दिस इज़ वार्मर फ्रंट. एट वार्म फ्रंट this warm air mass is advancing, it is moving, while this cold air mass, ये cold air mass जो है ये move नहीं कर रहा, ये अपनी जगह पे kind of passive है. so this is advancing. और जाहिर सी बात है जब warm air mass है तो इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है. एंड अगेन वही बात कि यही warmer air mass ही rise करेगा. और when it rises it is forming different types of cloud. के पहले स्टेज पे उसने nimbostratus cloud बनाया. ये वो clouds हैं जो हल्की बारिश देते हैं, nimbostratus cloud. And then as the warm air mass is rising, it is forming some other types of cloud as well. The symbol of warm front is a line with red semicircles. And again अगर black and white map होगा तो उसमें black semicircles भी हो सकते हैं, but warm के लिए हम red color use करते हैं. So here the red color is used for the warm front. यहाँ पर छोटी सी जगह है तो only one semicircle is there, but if the line is longer, so it will have number of red semicircles. So ये symbol है warm front का, जबकि cold front का symbol था a line with blue spikes, triangular spikes. So that was an account of the 4 types of atmospheric lifting mechanism. In the next lecture we will continue with the different types of cyclones. So उन साइक्लोन्स के टॉपिक के अंदर ही फ्रंट्स का टॉपिक, लिफ्टिंग मैकेनिज़्म से रिलेटेड टॉपिक्स उसके अंदर होंगे. सो डू टू वॉच द नेक्स्ट वीडियोज़ यू शुड नो what the lifting mechanisms are. Thank you for watching. We'll see you in the next video lecture.